तो मेरे बेटा व्यूअर्स डाउट सेगमेंट में आप लोगों का स्वागत। मेरे पास कई डाउट्स आए हैं आप लोगों के, वो मैंने सब रजिस्टर में लिख लिए हैं। तो मैंने बताया था बेटा मोबाइल से नहीं पढ़ा जाता, बहुत छोटा छोटा लिखा होता है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिए। एक आध डाउट हाथ से लिखा हुआ आया था, पहले मैंने देखा कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन क्लियर लिख रखा था, वो मैंने ले लिया। तो चलिए शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 पहले नंबर पर पूछा है एक बच्चे ने कि सर लेमीज थ्योरम को एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए बेटा इसका प्रूफ तो मैं पहले भी करवा चुका हूं, इसलिए पूरा प्रूफ नहीं करवाऊंगा। व्हाट इज लेमीज थ्योरम ये बता देता हूं। प्रूफ आपको पुरानी वीडियो में 2 या 3 वीडियो पहले मैंने करवाया था, जब वो ट्रायंगल बनाया था क्लोज फिगर। मेरे बेटा इफ ये 3 फोर्सेस के लिए है, इफ 3 कॉन्करेंट फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, गौर से सुनिएगा, if 3 concurrent forces are in equilibrium, then, अब then के बाद मैं लिख के बताऊंगा। जो बेटा कॉन्करेंट फोर्स किसे कहते हैं, वो फोर्स जिनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही जगह पर होता है। जैसे ये 3 है, एक ही पॉइंट पर टकरा रहे हैं, तो ये है कॉन्करेंट फोर्सेस, एक ही पॉइंट पर काम कर रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं एक ही पॉइंट पर काम करे। जैसे ये दूसरी बॉडी है, एक फोर्स यहां लगा है, दूसरा फोर्स यहां लगा है, और तीसरा फोर्स यहां लगा है। तीनों अलग अलग पॉइंट पर लगे हैं, एक इधर एक इधर एक इधर, लेकिन ये भी कॉन्करेंट कहलाएंगे यदि इसको आगे बढ़ा के, इसको आगे बढ़ा के और इसको आगे बढ़ा के वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाए, तो ये भी कॉन्करेंट कहलाते हैं। मतलब आगे बढ़ा के एक पॉइंट पे कट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन ये है, क्या ये मान लो बेटा इस वाले फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन और इसका लाइन ऑफ एक्शन तो एक जगह कट कर गया, लेकिन तीसरा फोर्स उसका लाइन ऑफ एक्शन अलग जगह कट कर रहा है, तो ये कॉन्करेंट नहीं है। तो लेमीज थ्योरम लगाने के लिए पहली शर्त है फोर्सेस मस्ट बी कॉन्करेंट। दूसरा ओनली 3 फोर्सेस मस्ट बी देयर, और तीसरा दीज फोर्सेस मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब इन तीनों फोर्सेस का, जिन्हें मैं ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर कह रहा हूं, इन तीनों फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए, यानी कि ये क्लोज फिगर बनाए। ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर ये क्लोज फिगर बनाए। तो ये 3 कॉन्करेंट फोर्स है, इनका सम 0 है। सम 0 मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, तभी होता है जब वो क्लोज फिगर बनाते हैं। अब ए के सामने वाला एंगल है मान लो कैपिटल ए, बी के सामने वाला एंगल है कैपिटल बी, और सी के सामने वाला एंगल है कैपिटल सी। यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है सी, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है इन दोनों का सी, बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल ए, बी और सी के बीच का एंगल ए, ये एंगल ए, यहां एंगल बी, यहां एंगल सी। तो होता है ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ये फॉर्मूला कहलाता है लेमीज फॉर्मूला, और ये थ्योरम कहलाती है लेमीज थ्योरम। तो स्टेटमेंट एक बार फिर सुन लीजिए लिखने के लिए। इफ थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, दैट मींस देयर सम इज 0, देन a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। जो बच्चे रेगुलर आ रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं, मैंने इसका प्रूफ करवाया था, जिसमें लिखा था a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। फिर पूरी इक्वेशन को a वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करा था तो एक कंडीशन आई थी, फिर b वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करा था तो दूसरी कंडीशन आई थी। तो प्रूफ आप उससे देख लीजिएगा, नहीं तो वो रिपीट करने से क्या फायदा है। एक ही चीज की जिसकी वीडियो बनी पड़ी है, बार बार वही करवाते रहो तो कोई बेनिफिट नहीं। तो प्रूफ आपको मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन दे दिया, लैंग्वेज लिख लेना लेमीज थ्योरम की। इसके बाद बेटा अगला डाउट हमारे पास आया है, अ ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकेंड, ये उसका रिएक्शन टाइम है। मैं अभी रिएक्शन टाइम के बाद ऊपर बता रहा हूं बेटा, एक कार है, इसका रिएक्शन टाइम 0.2 सेकेंड है। ये
वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, उन्होंने 54 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, मैंने उसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। यहां से 25 मीटर दूर एक टारगेट इसे दिखाई देता है और जिसके कारण ये ब्रेक लगाने का फैसला लेता है। ब्रेक लगाते समय रिटार्डेशन होता है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो विल इट हिट द टारगेट? क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझ में ना आए तो आंसर समझने से कोई फायदा नहीं होता। एक कार का ड्राइवर है जो 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, उसका रिएक्शन टाइम है 0.2 सेकंड। फिर इसके बाद बेटा इसने ब्रेक, अचानक इसे 25 मीटर दूर ऑब्स्टिकल दिखा। अब ये पूछ रहे हैं कि ये इसे उड़ा देगा या इससे टकराने से पहले ब्रेक लग जाएंगे और रुक जाएगा। जब ये ब्रेक मारता है तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन होता है। पहले सुनो रिएक्शन टाइम क्या होता है। हम जब किसी चीज को देखते हैं और ब्रेक लगाने का फैसला लेते हैं तो देखने और ब्रेक लगाने के बीच में हमारे दिमाग में कई प्रोसेस होते हैं। मैंने अचानक हम सड़क के बीच में एक आदमी को देखा, वहां से लाइट मेरे आंखों में गई, आंखों में जाकर के ब्रेन में सिग्नल गया, ब्रेन ने डिसाइड करना है कि ब्रेक मारना है या इसके दाएं बाएं से निकाल सकते हैं। फिर ब्रेन ने फैसला करने के बाद इलेक्ट्रिक सिग्नल को हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू पैरों को भेजा कि ब्रेक लगाओ। इस सारी घटना में जो टाइम लग जाता है उसे बोलते हैं रिएक्शन टाइम। देखने के बाद ब्रेक लगने के बीच का समय 0.2 सेकेंड। ये 0.2 सेकेंड 15 मीटर की ही स्पीड से चलता रहेगा। ब्रेक 0.2 सेकेंड के बाद लगेगा। जब इसने देखा उसके बाद 0.2 सेकेंड बाद ब्रेक लगने की कार्रवाई शुरू होगी। यानी कि यहां दो डिस्टेंस चलेगा। एक तो जब इसने देखा उसके बाद 0.2 सेकेंड तक वो S1 डिस्टेंस बिना ब्रेक के चलता गया, यानी 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता गया। तो कितनी स्पीड है 15 और टाइम कितना है 0.2 सेकेंड। तो कितनी डिस्टेंस S1 चला जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। तो 15 इंटू 0.2 3 मीटर। ठीक है बेटा, ये 3 मीटर तक तो ऐसे ही चला जाएगा। अब 3 मीटर बाद इसके दिमाग ने फैसला लिया कि भाई ब्रेक मार दे। फिर ब्रेक मारने के बाद S2 डिस्टेंस चलेगा। U की वैल्यू है 15, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनली इसे रोकना है 0, एक्सेलरेशन है -6, डिस्टेंस कितना चलेगा। तो फॉर्मूला लगा दीजिए S2 = UT + हाफ AT स्क्वायर। U है 15, यहां थर्ड इक्वेशन लगाओ क्योंकि V दिया हुआ है ना। तो V स्क्वायर = U स्क्वायर -2AS। इसमें V को रख दो 0, फाइनली इसे रुक ही जाना है तो V को रख दीजिए 0, U को रख दीजिए 15, एक्सेलरेशन है 6, रिटार्डेशन है 6, तो 6 to the 12, डिस्टेंस S2। तो S2 कितना आ जाएगा 15 स्क्वायर बाई 12, यानी 225/12, 225/12। तो ये आपकी डिस्टेंस S2 आ जाएगी। अब गौर से सुनो क्या करना है, हिंट दे रहा हूं बट कैलकुलेशन नहीं। S1 आपको पता है 3 मीटर, S2 जो भी आ गया, S1 और S2 का सम 25 मीटर से कम होना चाहिए। तो इसका मतलब वो 25 मीटर से पहले रुक जाएगा, तो हिट नहीं करेगा। और यदि S1 और S2 का सम 25 मीटर या उससे ज्यादा आ गया, यानी कि ये इससे टकराने के बाद ही रुकेगा। तो क्या किया, पहले 0.2 सेकेंड जब तक रिएक्शन टाइम था तब तक वो उसी स्पीड से चलता रहा बिना ब्रेक लगाए, और 0.2 सेकेंड के बाद इसने ब्रेक मारा, रिटार्डेशन हुआ, फिर कुछ दूर और चलता गया। तो मैंने S1 और S2 का सम निकालना है। अब दो में से एक बात होंगी, या तो S1 S2 का सम 25 मीटर से कम आएगा यानी 25 मीटर से पहले रुक जाएगा, और या फिर 25 या उससे ज्यादा आएगा तो यानी टक्कर मारने के बाद ही रुकेगा। तो आपसे पूछा है ये हिट करेगा क्या, तो निकाल लो S1 + S2। बोलो बेटा। अरे ये शीट का न्यूमेरिकल है? नहीं बेटा, कुछ बाहर से भी भेजे हुए हैं बेटा।
शीट का नहीं है सर, ये शीट का ही है। शीट का है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है बेटा? आपकी डाउट थी क्या ये? यस सर। हाँ ठीक है। कायनेमेटिक सेट 2 में है ये बेटा 1 में? सर 4 में। 4 में। कायनेमेटिक सेट 4 में है बेटा, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे बेटा ध्यान से सुनिए। थर्ड क्वेश्चन जो डाउट आया है, सारे बता रहा हूं तसल्ली से, या तो यह है 10 मिनट देर तक पढ़ते रहेंगे, आज डाउट खत्म करेंगे, या फिर 10 मिनट जल्दी फ्री हो जाएंगे, और तो कुछ नहीं होना। और बाद में बैच खत्म होने के बाद एकदम मत भाग जाना, रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद कुछ बताऊंगा तुम्हें लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड। ध्यान से सुनिए, ये एक ट्रेन है, यहां से 16 मीटर पीछे एक मैन है, आदमी खड़ा हुआ है 16 मीटर पीछे। ट्रेन जीरो वेलोसिटी से शुरू होकर के 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलना शुरू करती है, यानी इसमें एक्सेलरेशन है तो स्पीड बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। आदमी कांस्टेंट स्पीड से दौड़ना शुरू करता है, ना वो स्पीड बढ़ा रहा ना घटा रहा। तो वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम कितनी स्पीड से ये दौड़े कि ट्रेन को पकड़ ले। ट्रेन की स्पीड तो पहले 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, यानी धीरे धीरे बढ़ रही है। ये आदमी पूरी तेजी के साथ, मैक्सिमम स्पीड के साथ दौड़ना शुरू करता है। तो वो पूछ रहे हैं कि बताओ मैक्सिमम कितनी स्पीड से दौड़े कि ये ट्रेन पकड़ ले। भाई एक लिमिट होती है ना, कि मान लो इससे इतनी तेज तक जाने पे ट्रेन पकड़ पाएंगे, नहीं तो ट्रेन नहीं पकड़ पाएंगे, तो मैक्सिमम। अब सुन मेरी बात, इधर है ट्रेन पकड़ने की कंडीशन और पीछे है आदमी। आदमी कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहा है, ट्रेन स्पीड बढ़ा रही है। टी टाइम के बाद ट्रेन की स्पीड क्या हो गई? टी टाइम के बाद ट्रेन की स्पीड, मान लो टी टाइम पे पकड़ लिया, मान लो टी टाइम पर इसने आदमी ने कैच कर लिया, तो टी टाइम के बाद ट्रेन की स्पीड क्या होगी? ट्रेन की स्पीड होगी v इक्वल टू u प्लस at, u है 0, एक्सेलरेशन है 2, टाइम है t, तो ट्रेन की स्पीड होगी 2t। ट्रेन की स्पीड होगी 2t। तो आदमी यदि ट्रेन पकड़ना चाहता है तो उसे 2t स्पीड या उससे ज्यादा स्पीड ही रखनी पड़ेगी। यदि उस, ध्यान से सुन लो, ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड है 2t, आदमी उस समय तक पकड़ लिया तो पकड़ लिया, यदि उस समय मिस हो गया, गौर से सुनना, उस समय मिस हो गया तो पकड़ नहीं पाएगा। देखो बेटा, आदमी मान लो 40 की स्पीड से आ रहा है, ध्यान से मान लो 40 की स्पीड से आ रहा है ट्रेन की, और यहां है 40 की स्पीड से, ट्रेन की स्पीड 2, आदमी 40 की स्पीड से, ट्रेन की स्पीड 10, आदमी 40 की स्पीड से, ट्रेन की स्पीड 50, अब आदमी 40 की स्पीड, ट्रेन की स्पीड 60, आदमी 40 की स्पीड से, ट्रेन की स्पीड 70, यानी कि ट्रेन तो बढ़ती चली जा रही है, फिर वो आदमी नहीं पकड़ पाएगा। आदमी को उस समय पकड़ना है कि ट्रेन की स्पीड भी मान लो 40 है और आदमी की स्पीड भी 40 है, तो वो उसे कैच कर सकता है। आदमी की स्पीड भी मान लो 40 है, ट्रेन की भी उस समय 40 है, जब दोनों की स्पीड सेम होगी तभी तो ट्रेन में घुस पाएगा। तो यानी कि आदमी की स्पीड जिस समय ट्रेन की स्पीड के बराबर होगी उस समय उसमें एंट्री ले सकता है, यानी कि आदमी को 2t स्पीड से दौड़ना पड़ेगा। ट्रेन की स्पीड टी टाइम के बाद 2t है, मान लो आदमी की स्पीड भी टी टाइम के बाद 2t हो जाए, तो इसकी भी स्पीड 2t, इसकी भी स्पीड 2t, दोनों की स्पीड सेम है, तो ये ट्रेन में एंट्री ले लेगा। समझ में आ रहा है नहीं? ट्रेन की स्पीड टी टाइम के बाद v इक्वल टू u प्लस at से निकाली 2t, मान लो आदमी की स्पीड भी टी टाइम के बाद है 2t, इसकी भी स्पीड 2t, इसकी भी स्पीड 2t, दोनों सेम स्पीड से हैं, तो ये ट्रेन के पैरेलल दौड़ रहा है, ट्रेन में घुस के चढ़ जाएगा। लेकिन आदमी को यदि बाद में टी टाइम के बाद 2t स्पीड चाहिए तो शुरू से ही 2t से दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि आदमी को कांस्टेंट स्पीड से दौड़ना है, बढ़ानी नहीं है। न्यूमेरिकल है, कुछ भी हो सकता है। तो टी टाइम के बाद, आखिरी बार बोल के खत्म कर रहा हूं, टी टाइम के बाद ट्रेन की स्पीड u प्लस at से निकली है 2t। ट्रेन पकड़ने के लिए आदमी की भी स्पीड टी टाइम के बाद होनी चाहिए 2t, लेकिन आदमी को ना स्पीड बढ़ानी ना घटानी, तो शुरू से उसे 2t स्पीड से दौड़ना पड़ेगा।
पूरे टाइम। अब ट्रेन कितना डिस्टेंस चलेगी, u है 0, एक्सेलरेशन है 2, तो ट्रेन कितना डिस्टेंस चलेगी, st का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, तो जवाब है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये ट्रेन की डिस्टेंस है यहां से यहां तक, u है 0, एक्सेलरेशन है 2, टाइम तो अभी पता ही नहीं, t मान लो, t टाइम के बाद पकड़ा गया है, तो ये हाफ 2t स्क्वायर, तो 2 से 2 कट गया t स्क्वायर, तो ट्रेन की चली हुई डिस्टेंस है यहां से यहां तक t स्क्वायर। मैन की चली हुई डिस्टेंस, ये तो ट्रेन की चली हुई डिस्टेंस हो गई, मैन की चली हुई डिस्टेंस, भाई मैन में कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहा है, जब कोई कांस्टेंट स्पीड से दौड़ता है तो स्पीड होती है डिस्टेंस, और डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम, तो इसने शुरू से लास्ट तक 2t स्पीड पकड़ी और t टाइम था, तो 2t स्क्वायर, तो ट्रेन को चलना पड़ा t स्क्वायर, आदमी को चलना पड़ा 2t स्क्वायर। लेकिन आदमी की चली हुई डिस्टेंस ट्रेन की चली हुई डिस्टेंस से 16 मीटर ज्यादा है, क्योंकि आदमी ने 16 मीटर पीछे, ट्रेन के 16 मीटर पीछे से दौड़ना शुरू किया था, तो ये क्या है, ट्रेन की चली हुई डिस्टेंस t स्क्वायर, ये है आदमी की चली हुई डिस्टेंस 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर और t स्क्वायर का डिफरेंस 16 मीटर होगा, तो यानी कि बेटा 2t स्क्वायर, ये वीडियो दोबारा देखना, 2t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर इक्वल टू 16 मीटर, तो t स्क्वायर 16, टाइम आ गया 4 सेकंड, यानी कि बेटा 4 सेकंड में पकड़ लेगा आदमी, 4 सेकंड में पकड़ लेगा। अब मैं कुछ भी बता सकता हूं, ट्रेन की चली हुई डिस्टेंस है t स्क्वायर, आदमी की चली हुई डिस्टेंस है, मैन की चली हुई डिस्टेंस है 2t स्क्वायर, t को 4 रख दो तो 16 मीटर तो ट्रेन ने चला, t को 4 रख दो तो 4 4 द 16 2 द 32, 32 मीटर आदमी ने चला। आदमी की स्पीड क्या थी, t को 4 रख दो तो स्पीड थी 2t, यानी 4 टू द 8 मीटर पर सेकेंड। तो सारी चीजें मैंने इसमें समझा दी, लेकिन ये क्वेश्चन बेटा 2 बार समझने के होते हैं, तो ये वीडियो रहेगा तो प्राइवेट यूट्यूब पे, लेकिन आप कहोगे तो मैं इसका लिंक आपको ग्रुप में भेज दूंगा। तो ये हमारा अगला डाउट हुआ। मेरे बेटा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, डाउट जो आपका है, एक बैलून स्टार्ट होता है 0 स्पीड से और उठना शुरू करता है एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 5 सेकंड तक वो ऊपर उठता रहता है, टाइम 5 सेकंड। उसके बाद बैलून में से एक स्टोन ड्रॉप किया गया, तो वो स्टोन कितनी देर में जमीन पर पहुंचेगा, टाइम, और बैलून, ये स्टोन मैक्सिमम कितनी हाइट पकड़ेगा ग्राउंड से, मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगा। यहां 2 चीजें हैं, एक बैलून और एक स्टोन। तो पहले हम बैलून की बात कर ले। बैलून में u 0 है, एक्सेलरेशन 2 है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम 5 सेकंड है। ये हॉट एयर बैलून है, जो गर्म हवा के गुब्बारे नहीं होते जिनमें बैठ करके आसमान की सैर कराते हैं, ये वैसा बैलून है। तो उनमें जो दरअसल कई बच्चे कहते हैं इस वाले बैलून में जी नहीं लेंगे, मेरे बेटा उस बैलून पे 2 फोर्स लगते हैं, एक तो गर्म हवा का प्रेशर उसे ऊपर की तरफ धक्का देता है, और एक ग्रेविटी का कारण वेट उसे नीचे खींचता है। उन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स जो एक्सेलरेशन पैदा करता है वो जी नहीं होता। जी एक्सेलरेशन या जी रिटार्डेशन तभी होता है जब ग्रेविटी के सिवा कोई दूसरा फोर्स ना हो। ग्रेविटी का फोर्स क्या है, mg। यदि फोर्स सिर्फ mg हो तो एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, यानी mg अपॉन m। जी
जी एक्सेलरेशन वही होगा जहां mg के सिवा कोई फोर्स ना हो। यदि mg के अलावा कोई और फोर्स आ गया, जैसे कि हॉट एयर बैलून में गर्म हवा ऊपर धक्का दे रही है, वेट mg नीचे खींच रहा है, तो दो फोर्स है। दो फोर्स के केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो g नहीं होता, ना माइनस जी होता, ना कुछ होता, कुछ और ही होता है। कितना होगा वो डिपेंड करेगा कि हॉट एयर कितना फोर्स लगा रही है, तेजी से भी जा सकता है, धीरे से भी जा सकता है, नीचे भी गिर सकता है। तो u है 0, एक्सेलरेशन है 2, बैलून में g मत लेना, टाइम है 5, तो बैलून की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी और बैलून कितनी ऊंचाई तक जाएगा? s1, h लिख देता हूं, h1। तो दो चीजें निकाल लो, एक तो बैलून कितनी ऊंचाई तक जाएगा और बैलून की फाइनल स्पीड क्या होगी। तो बैलून की फाइनल स्पीड होगी u + 80, u है 0, एक्सेलरेशन है 2, टाइम है 5, यानी 10 मीटर पर सेकेंड। ये बैलून की फाइनल वेलोसिटी है। और बैलून की हाइट क्या होगी? तो जवाब है s = ut + ½ at²। फिर कह रहा हूं g मत ले लेना, ना माइनस जी। डिस्टेंस को तो कह दिया h1, u है 0, एक्सेलरेशन है 2, तो 2 से 2 कर दिया, t² यानी 5 का स्क्वायर, 25 मीटर, 25 मीटर ऊंचाई तक जाएगा। तो बैलून की ये फाइनल वेलोसिटी है और बैलून की ऊंचाई है 25 मीटर। अब स्टोन की बात करो। जो बैलून की फाइनल वेलोसिटी है वो स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी बनेगी। स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी है 10, बैलून की फाइनल। क्यों? अब सुन, यहां पे बात आती है इनर्शिया की। स्टोन जब बैलून के अंदर था तो 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा था, आपने हाथ खोल दिया तो इनर्शिया के कारण स्टोन जिस डायरेक्शन में, जिस स्पीड से जा रहा था, उसी डायरेक्शन में, उसी स्पीड से चलना चाहेगा। तो बैलून तो 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा था, तो स्टोन भी 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा। लेकिन अब बैलून में, वो स्टोन में हॉट एयर वगैरह का फोर्स तो है नहीं, वहां तो सिर्फ mg के अलावा कोई फोर्स ही नहीं बचा, ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही है। तो अब ये क्वेश्चन एक्सेलरेशन = -g का हो गया। यहां सिर्फ ये एक ही एक्सेलरेशन है, u अपवर्ड है तो प्लस, और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, रिटार्ड तो -g। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि भाई ग्राउंड तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। देख, यहां से चला और यहां पहुंचा, बीच में पहले ऊपर गया, स्पीड कम हुई। बोलो बेटा। सर u को -10 नहीं लिया हमने। पहले ये बताओ, ये अपवर्ड जा रहा है बेटा या डाउनवर्ड जा रहा है? स्टोन इनिशियली स्टोन को तो ड्रॉप किया है ना, वो नीचे जाएगा। ड्रॉप सर में इनिशियली ऊपर जा रहा है पहले अभी। सारे बच्चे बाकी माइक बंद करो, बाकी माइक बंद करो। ड्रॉप करने पर भी इनर्शिया, वही तो समझा रहा हूं बेटा, इनर्शिया के कारण वो नीचे नहीं जाएगा। इनर्शिया के कारण बैलून जिस डायरेक्शन में चल रहा था, स्टोन उसी डायरेक्शन में चलेगा। बैलून कहां जा रहा था? चलो आप ये बताओ, बैलून कहां जा रहा था स्टोन को ड्रॉप करने से पहले? कितनी स्पीड से? 10 मीटर पर सेकंड। बैलून के अंदर बेटा, किसी और बच्चे का माइक खुल रहा है, जब आपका डाउट का करना है तब खोलना बेटा। तो बैलून के अंदर था स्टोन, तो स्टोन भी अपवर्ड जा रहा था। यस सर। जब आप बाहर से हाथ निकाल के छोड़ोगे, ड्रॉप भी कहने को ड्रॉप है, लेकिन इनर्शिया के कारण जिस इस डायरेक्शन में जा रहा था वो उसी डायरेक्शन में जाना चाहेगा। यस सर। तो बताओ स्टोन कहां जाएगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड। अपवर्ड जाएगा तो +10, u +10 है। लेकिन अब इसके बाद क्या होगा, u तो है अपवर्ड, ग्रेविटी खींच रही है डाउनवर्ड, तो स्पीड की स्पीड घटेगी। ओके सर, आ गया समझ में। 10 से 8, 8 से 6, 4, 2, 0, फिर 0 होने के बाद रुक जाएगा। लेकिन क्या रुका रहेगा? तो जवाब है नहीं, ग्रेविटी उसे नीचे खींचेगी, तो ये थोड़ा ऊपर जाकर के नीचे गिर पड़ेगा। ओके सर। मेरे बेटा स्टोन के लिए u है +10, एक्सेलरेशन है -g। स्टोन का डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट मेरे बेटा, यहां से चला स्टोन, ऊपर जाकर के यहां आ गया, यहां से चला यहां आ गया, तो डिस्टेंस तो इसने काफी चली, लेकिन डिस्प्लेसमेंट
तुम्हें मालूम है कोई बॉडी यहां से जाके यहां आ जाए तो डिस्टेंस तो बहुत है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो जहां से चला और जहां पहुंचा उनके बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस। तो ये यहां से चला और यहां पहुंचा, बीच में कहां गया उससे कोई मतलब नहीं, यहां से चला यहां पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट तो बस यही हुआ। ये तो h1 के बराबर है। ये मत सोचना ये ऊपर गया नीचे गया, डिस्प्लेसमेंट में ये नहीं देखते कहां गया, डिस्प्लेसमेंट में देखते हैं कहां से चला और कहां रुका। यहां से चला यहां रुका, तो डिस्प्लेसमेंट तो h1 है, और h1 है 25 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट है 25 मीटर, लेकिन वो भी -25। माइनस क्यों? अपनी जगह से नीचे जाके रुका। हमें तो एक बात से मतलब है, अपनी जगह से ऊपर पहुंच जाता और वहीं रुक जाता तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, ऊपर अपवर्ड इज पॉजिटिव। अपनी जगह से नीचे जाकर के रुका तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव। एक भी प्लस माइनस गलत हो गया, तभी मैं जल्दी नहीं बचा रहा, एक भी प्लस माइनस गलत हो गया तो न्यूमेरिकल वहीं उड़ जाएगा। तो u है +10, एक्सेलरेशन है -g, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है -25। अब कोई भी बच्चा s ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा के s को रख देगा -25, u को रख देना +10, एक्सेलरेशन को -g यानी -10 और t निकाल सकता है। तो इतना हिंट काफी है t निकालने का। t के अलावा एक बात और पूछी कि स्टोन की मैक्सिमम हाइट बताओ, तो नीचे का मत स्टडी करो। अब ये यहां से चला ऊपर और गया यहां रुक गया। जिस समय इसकी वेलोसिटी 0 हो गई उस समय हाईएस्ट पॉइंट पर था, तो मैं पता लगाऊंगा कि स्टोन यहां से यहां तक कितनी ऊंचाई तक गया, बस रुकने तक, बाद में लौटने लगा उसे नहीं देख रहा। तो स्टोन में यहां से u तो था +10, एक्सेलरेशन था -g यानी -10, फाइनल वेलोसिटी थी 0, u है +10, v है 0 और एक्सेलरेशन है -g यानी -10। तो डिस्टेंस निकालते हैं यानी h2। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें v तो है 0, u है 10, उसका स्क्वायर 100, एक्सेलरेशन है -10 तो -20, s निकालना है v0 u10, एक्सेलरेशन -10 का डबल -20, s निकालना है। तो s आ गया 5 मीटर। तो ये यहां से 5 मीटर ऊपर जाके रुका, फिर लौट लिया। तो एक बात बता, h1 था 25 मीटर, 25 मीटर ये और 5 मीटर ये, तो यानी स्टोन की जमीन से हाइट 30 मीटर हो गई, 30 मीटर। लेकिन ध्यान रहे मैंने कैलकुलेशन में g को 10 लिया है। हो सकता है जिस बुक से या शीट से आपने लिया हो वहां g को 9.8 ले रखा हो, तो डेसिमल में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। मैं सर यही वाली शीट है, शीट 4। समझ में आ गया? यस अगला सर। अगला क्वेश्चन, मेरे बेटा नेक्स्ट डाउट है वो आसान है। देखो बेटा, इसमें तुम्हारे से कह रहे हैं कि एक मिसाइल प्लेन है, फाइटर जेट है, जो 1500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। वेलोसिटी है 720 किलोमीटर पर आवर, हॉरिजॉन्टल जा रहा है। एक एंटी एयरक्राफ्ट गन इसकी तरफ एम करके बुलेट फायर करती है 400 मीटर पर सेकंड, 400 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो बताइए वर्टिकल से कितने एंगल पर फायर किया जाए? भाई इसका बुलेट का पाथ तो प्रोजेक्टाइल होगा और एरोप्लेन स्ट्रेट आएगा, तो वो कह रहे हैं कितने एंगल पर किया जाए कि ये हिट कर जाए। देख बेटा, प्लेन को आगे ले जा रही है वेलोसिटी 720 किलोमीटर पर आवर। बुलेट की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, 400 cos थीटा
और 400 साइन थीटा। 400 कॉस थीटा के कारण तो ये ऊपर जा रहा है, ये जो ऊपर जा रहा है वो 400 कॉस थीटा जिम्मेदार है, और 400 साइन थीटा के कारण ये आगे जा रहा है, जो ये आगे बढ़ता जा रहा है ये 400 साइन थीटा। तो बताओ इसे आगे ले जाने वाली वेलोसिटी 720 मीटर पर सेकंड है क्या? ये मीटर पर सेकंड है तो बेटा वो किलोमीटर पर आवर है, इसे भी मीटर पर सेकंड में बदल लो। 720 इंटू 5/18 200 मीटर पर सेकंड आ गया भाई, यूनिट तो एक ही हो। तो इसे आगे कौन ले जा रहा है? 200 मीटर पर सेकंड। इसे आगे कौन ले जा रहा है? 400 साइन थीटा। अब गौर से सुन, इसे आगे ले जाने वाली है 200 मीटर पर सेकंड और इसे आगे ले जाने वाला है 400 साइन थीटा। यदि उस वाले की हॉरिजॉन्टल स्पीड इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड से आगे ज्यादा रही तो वो प्लेन आगे निकल जाएगा, और यदि प्लेन की हॉरिजॉन्टल स्पीड कम है और बुलेट की हॉरिजॉन्टल स्पीड ज्यादा है तो ये आगे निकल जाएगा, दोनों ही केस में हिट नहीं होगा। हिट करने के लिए दोनों की हॉरिजॉन्टल स्पीड सेम होनी चाहिए, यानी कि इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड 400 साइन थीटा और प्लेन की हॉरिजॉन्टल स्पीड 200 बराबर होनी चाहिए। तो 400 साइन थीटा इज इक्वल टू 200, तो साइन थीटा हाफ, थीटा 30 डिग्री, तो वर्टिकल से 30 डिग्री के एंगल पर फायर करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल, ये कह रहे हैं पार्टिकल ओरिजिन से चलना शुरू करता है 0 0, ओरिजिन से चलना शुरू करता है विद इनिशियल वेलोसिटी 5i कैप। इस पर फोर्स लगता है जिसके कारण एक्सेलरेशन पैदा होता है, वो है 3i कैप प्लस 2j कैप। यानी फोर्स है 5i कैप प्लस 0j कैप, वो अपनी तरफ से लिख दो। एक्सेलरेशन है 3i कैप प्लस 2j कैप। अब ये मान लो बेटा थोड़ी देर बाद यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया कितने xy कोऑर्डिनेट पर, x डिस्टेंस y डिस्टेंस, यहां से चला यहां पहुंच गया। अब पाथ का जरूरी नहीं ऐसा ही हो देखने में, ऐसा भी हो सकता है, पाथ कैसा भी हो वो उस पर हमें इतना ध्यान नहीं दे रहा। पहुंच गया तो पहला मुझे बताइए, जब x कोऑर्डिनेट 84 मीटर है, जब x कोऑर्डिनेट 84 मीटर होगा, y कोऑर्डिनेट कितना होगा? मेरे बेटा ये तुम लोग पहली बार देखोगे कि प्रोजेक्टाइल के अलावा भी ux, uy, ax, ay, sx, sy वगैरह का यूज होता है। मेरे बेटा इसकी वेलोसिटी के x और y कंपोनेंट, ax और ay, sx और sy, गौर से सुनना, जिसमें भी i कैप लगा है वो x के अलोंग है, जिसमें भी j कैप लगा है y के अलोंग है। u है 5i कैप प्लस 0j कैप। वेक्टर में आपको पढ़ा चुका हूं, 5i कैप का मतलब i कैप की डायरेक्शन में 5 वेलोसिटी, i कैप की डायरेक्शन में 5 वेलोसिटी यानी x एक्सिस की डायरेक्शन में 5 वेलोसिटी, और x एक्सिस की डायरेक्शन की वेलोसिटी ही ux कहलाती है 5, और j कैप का कोएफिशिएंट है 0। तो i कैप का जो कोएफिशिएंट है वो x के अलोंग वेलोसिटी, जो j कैप का कोएफिशिएंट है y के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी। इसी तरह से एक्सेलरेशन, i कैप का कोएफिशिएंट है ax, j कैप का कोएफिशिएंट है ay। i कैप 3i कैप का मतलब 3 along i कैप, 3 along i कैप का मतलब 3 along x एक्सिस, और 3 along x एक्सिस का मतलब एक्सेलरेशन along x एक्सिस इज 3, सिमिलरली ay। अब डिस्प्लेसमेंट along x के along, बोलो सर इसमें जी नहीं आएगा? क्या चीज बेटा? बेटा वो जो इनिशियल वेलोसिटी बोली है, और जब वो इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे तो यू ही लिखेंगे उसे। सर जी जी बेटा ये उन्होंने कहा कि ये ग्रेविटी में हो रहा है, उन्होंने कहा कि स्पेस में कहीं भी हो सकता है, स्पेस में कहीं पर भी मोशन हो सकता है, क्या पता ये वैक्यूम में कर रहे हो, कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाया हो, अपनी तरफ से जी नहीं लेते प्रोजेक्टाइल के अलावा कहीं भी, इट इज नॉट अ प्रोजेक्टाइल। जब तक वो बात ना करें कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग या कुछ ऐसा हिंट ना दे तो जी नहीं लेना अलग से। ओके सर। अब इसके बाद डिस्प्लेसमेंट, x के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है x, y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है y।
ठीक, अब क्या करना चाहिए? पहले पार्ट ux uy ax ay sx और sy, मैं बार बार याद दिला रहा हूं, इट इज नॉट अ प्रोजेक्टाइल, ये कंपटीशन लेवल का न्यूमेरिकल है, लेकिन तैयार करना चाहिए, क्योंकि 11th में यदि कभी आ गया, कुछ स्कूल ढंग का भी पेपर बना सकते हैं तो आप कर सकें। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, उन्होंने कहा sx is x, sy is z, लेकिन उन्होंने x कोऑर्डिनेट को 84 मीटर दिया हुआ है, तो x की वैल्यू 84। अब सिंपल जैसे प्रोजेक्टाइल करते थे, sx is equal to uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर लगाना, sx है 84, ux है 5, ax है 3, t स्क्वायर। सॉल्व मैं नहीं करूंगा, इससे क्वाड्रेटिक बन गई, जिससे आपको t की वैल्यू मिल जाएगी। जब t मिल जाए तो y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा, कौन से फॉर्मूले से? sy is equal to uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर, uy है 0, ay को रख देना 2, t फर्स्ट पार्ट में निकल गया, उसे रख देना, तो ay को 2 रख दिया, टाइम जो आ गया वो रख दिया, तो sy निकल जाएगा, लेकिन sy ही y कोऑर्डिनेट है, तो y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। ये हमारा y कोऑर्डिनेट आ गया। फिर वो कह रहे हैं वेलोसिटी बताओ इस टाइम। जब टाइम निकल चुका तो और वेलोसिटी बतानी है कि इस टाइम क्या वेलोसिटी होगी, तो आपको मैंने सिखा रखा है vx निकालो, प्रोजेक्टाइल में यही करते थे, vx is equal to ux plus axt, फिर vy is equal to uy plus ayt, ux को रख दो 5, ax को रख दो 3, टाइम जो भी आ जाएगा वो यहां रख देना, तो vx मिल गया, uy को रख दो 0, ay को रख दो 2, टाइम जो भी आ गया उसे यहां रख देना, तो vx आ जाएगा और vy आ जाएगा। मैं बार बार ध्यान दे रहा हूं कि ये कैलकुलेशन से समय बचा के डाउट्स ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूं, कैलकुलेशन आप करना। vx और vy आ जाए तो नेट वेलोसिटी निकल जाएगी, अंडरवुड vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, और साथ में डायरेक्शन के लिए अल्फा भी निकल जाएगा। और माइक समझ में आ गया बच्चों? सर बोलो। सर इसे क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्टरी से भी कर सकते थे? मेरे बेटा फिर वही ट्रेजेक्टरी में जी का यूज हुआ है ना। ओके सर, ओके सर। जहां भी ग्रेविटी लगाई है उसका यूज मत करना है, क्योंकि वो अलग तरह का वो प्रोजेक्टाइल था, वहां ग्रेविटी थी। याद करो x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर, आगे बोलने की जरूरत नहीं, जहां जी आ गया वो कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा यहां पर। पहले ये बताओ मेरा मेथड समझ में आ गया ना? यस सर। यस ठीक है, अगला डाउट। पता है डाउट में भी थोड़ी छटनी करनी पड़ी। अब तुम हंसोगे कैसे, नाम नहीं लूंगा किसी का। एक बच्चे ने डाउट दिया कि किसी बॉडी का मास है 10 और एक्सेलरेशन है 3, फोर्स निकालो। मेरे कसम से मन किया जहर खा के मर जाऊं आज, बिल्कुल बिना देखे कुछ भी पूछना है तो। लेकिन ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन दिए हैं, तो थोड़ा सा मुझे देखना पड़ा कि भाई क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं वो उनमें दम है या नहीं। अगला क्वेश्चन मेरे बेटा नेक्स्ट देखिए, बहुत बढ़िया एग्जांपल। ये कह रहे हैं 2 बस स्टॉप है या 2 शहर है ए और बी, यहां से रेगुलर इंटरवल पर बसेस चल रही हैं इधर की तरफ, और यहां से भी रेगुलर इंटरवल पर बसेस चल रही हैं उधर की तरफ। सब कांस्टेंट स्पीड v से चल रही हैं, कांस्टेंट स्पीड v से चल रही हैं, और हर 2 बस के बीच में जो टाइमिंग है वो t टाइम की है। t टाइम, पहली बस निकली उसके टी टाइम के बाद दूसरी बस निकली, उसके टी टाइम के बाद तीसरी बस निकली, उधर से भी इधर से भी। एक साइक्लिस्ट दोनों शहरों के बीच में 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। साइक्लिस्ट 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है किसी एक शहर से दूसरे की तरफ। अब इस साइक्लिस्ट को सामने से आती हुई बसें मिलेंगी, पहली बस मिली, फिर दूसरी बस मिली, फिर तीसरी बस मिली, लगातार सामने से आती हुई बस मिलेंगी।
उन्हें कहेंगे क्रॉसिंग। वो क्रॉस करने वाली बसेस हैं। वो जो क्रॉस करने वाली बसेस है वो हर 6 मिनट में इसे क्रॉस कर रही है। यानी पहली बस गई, उसके 6 मिनट बाद दूसरी बस ने क्रॉस किया, फिर 6 मिनट बाद तीसरी बस ने। अब नीचे से ये जा रहा है, पीछे से बसें आ रही है और ओवरटेक कर रही है। पहली ने ओवरटेक किया, दूसरी ने ओवरटेक किया, तीसरे ने ओवरटेक किया। तो ओवरटेक करने वाली बसें हर 18 मिनट में ओवरटेक कर रही है। तो बताइए बसेस की स्पीड क्या है और दो बसेस के बीच का टाइम गैप क्या है। यहां दो पार्ट बनते हैं। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है। पहला पार्ट क्रॉसिंग और दूसरा पार्ट ओवरटेकिंग। ये साइक्लिस्ट है। पहले एक बात सुन, दो बसों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? तो जवाब है स्पीड इंटू टाइम, v इंटू टी। हर बस v स्पीड से चल रही है और t टाइम का गैप है दोनों में। तो स्पीड है v, टाइम है t, तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई v इंटू टी। बताओ बस कितनी स्पीड से चल रही है? v। और दो बस के बीच में टाइम गैप कितना है? t। तो यदि v स्पीड है और t टाइम है, कांस्टेंट वेलोसिटी के केस है ये सब, तो डिस्टेंस दो बसों के बीच की डिस्टेंस होगी स्पीड इनटू टाइम। तो ये जो दो बसें हैं इनके बीच की डिस्टेंस है v इंटू टी। अब बड़ा दिमाग लगाना, बसेस यहां जा रही हैं और साइक्लिस्ट उधर जा रहा है, तो ये इसे क्रॉस कर रही है। अभी अभी एक बस ने क्रॉस किया साइक्लिस्ट को, जो 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था। अभी अभी एक ने क्रॉस किया तो दूसरी उसे 6 मिनट बाद क्रॉस करती है। पहले के क्रॉस करते ही हमने घड़ी चालू कर दी, स्टॉप वॉच, तो 6 मिनट बाद दूसरी क्रॉस कर गई। तो यहां पर दोनों चल रहे हैं, बस v स्पीड से आ रही है और साइक्लिस्ट 20 स्पीड से उधर जा रहा है। बस इधर आ रही है v स्पीड से, साइक्लिस्ट 20 स्पीड से उधर जा रहा है। जब दोनों एक दूसरे की तरफ आए तो रिलेटिव स्पीड दोनों का सम होती है v प्लस 20। मैं ये मान के चलूंगा थ्योरी पढ़ रखी है बेटा ठीक से। और डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच की? यहां से यहां तक v इंटू टी। और टाइम कितना लगा है? 6 मिनट। 6 मिनट का मतलब 6/60, मतलब 1/10 आवर्स। मैंने जान के आवर में रख दिया, वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में रख रहा हूं, डिस्टेंस किलोमीटर में, टाइम आवर्स में। तो ये स्पीड है क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो ऐड हो गए। ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। लेकिन जो टाइम होता है, टाइम वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस है vt और स्पीड है v प्लस 20। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब ओवरटेकिंग, ये साइक्लिस्ट जा रहा है, अभी अभी एक बस निकली है, दूसरी बस vt डिस्टेंस दूर से आ रही है, साइक्लिस्ट भी उधर जा रहा है 20 की स्पीड से और बस भी। तो जैसे ही एक बस निकली हमने घड़ी चालू कर दी, दूसरी बस उसके पीछे से 18 मिनट में निकल के गई, 18 मिनट्स में। अब एक बात बता, रिलेटिव स्पीड साइक्लिस्ट 20 से जा रहा है और बस v स्पीड से उसका पीछा कर रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो v माइनस 20। डिस्टेंस यहां से यहां तक v इंटू टी। और टाइम जैसे कि उन्होंने दिया है 18 मिनट्स लगे, तो 18/60 आवर्स। 18/60 आवर्स 3/10 आवर्स हो गए। तो बेटा ये है टाइम, यहां लिख दूं कभी बाद में परेशान हो जाओ, 3/10 आवर्स। अब फिर फॉर्मूला लगा रहा हूं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम जगह खत्म हो गई, यहां लिख रहा हूं टाइम है 3/10, डिस्टेंस है vt, स्पीड है v माइनस 20। ये सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन ये है। अब आगे का सुनो, सिर्फ फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर देना। फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? ओरली कर दें, इसे बिटा दूं थोड़ा सा।
फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करना है तो 1/10 डिवाइडेड बाई 3/10 हो जाएगा 1/3। VT अपॉन V प्लस 20 डिवाइडेड बाई VT अपॉन V माइनस 20, तो VT से VT कट गया, ये ऊपर चला गया, तो 1/3 इज इक्वल टू V माइनस 20 अपॉन V प्लस 20। अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इससे सॉल्व करके कोई भी बच्चा V निकाल सकता है। तो V यानी कि बस की स्पीड आ गई, V को यहां भी रख दो और यहां भी रख दो तो T निकल जाएगा, चाहे फर्स्ट में रख दो या सेकंड में, मुझे कोई दिक्कत नहीं, V यहां भी रख दो यहां भी रख दो तो T आ जाएगा। तो इस तरह से आप टाइम और स्पीड दोनों निकाल सकते हैं। बस ये नॉलेज आपको होनी चाहिए थी कि जब एक डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड क्या होती है, डिफरेंस, और जब एक दूसरे की तरफ आते हैं तो स्पीड रिलेटिव क्या होती है, उनका सम। अगला क्वेश्चन, मेरे बेटा अगला न्यूमेरिकल डाउट जो आया है, हाँ, एक बेल्ट है, अच्छा एक आध आपने अभी सर्कुलर मोशन के पूछे थे। मैं आपको बताऊं, पहले भी मैंने बताया था कि सर्कुलर मोशन आपके 11th क्लास में कई टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। थोड़ा सा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वगैरह यहाँ है, V = R ओमेगा वगैरह फॉर्मूले आगे चैप्टर में है, तो बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं, तो इसलिए सारा सर्कुलर मोशन एक साथ कराऊंगा, सिर्फ ये 2 वीडियो पढ़ लेना। ये जो न्यूमेरिकल सर्कुलर के डाउट्स हैं ये रोटेशनल मोशन के साथ बताऊंगा, नहीं तो ऐसा है ना आधी अधूरी नॉलेज में करोगे, तुम्हें V = R ओमेगा नहीं पता, A = R अल्फा नहीं पता, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए सारे रोटेशन और सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल एक साथ होंगे। बस आपको जो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वगैरह की 2-3 वीडियो भेजी थी उन्हें ठीक से पढ़ लेना, क्योंकि जितना जरूरी है उतना यहां हो जाए। तो सर्कुलर का मैंने अभी नहीं उठाया। ये एक बेल्ट है जो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। इस पे एक तरफ तो मम्मा, एक तरफ पापा 50 मीटर की डिस्टेंस पर खड़े हैं। एक लड़का पहले मम्मी की तरफ पापा की तरफ भागता है, फिर पापा से मम्मी की तरफ भागता है, भागता चाहे वो राइट है या लेफ्ट, भागता 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है। अब इन्होंने कहा मतलब बेल्ट के ऊपर उसकी स्पीड 9 है, बेल्ट खुद भी चल रही है 4 की स्पीड से, तो वो पूछ रहे हैं कि ग्राउंड पे खड़े आदमी को इसकी स्पीड, बच्चे की स्पीड क्या दिखाई देगी, चाइल्ड की स्पीड क्या दिखाई देगी। जिस समय लड़का भी 9 से यहां भाग रहा है, बेल्ट भी 4 की स्पीड से यहां जा रही है। भाई ये बता, एक तो बेल्ट भी 4 की स्पीड से चल रही है, लड़का भी 9 की स्पीड से चल रहा है, दोनों ऐड होकर के 13 किलोमीटर पर आवर हो गए। ग्राउंड पे खड़े वाले को जो बच्चे की स्पीड दिखाई देगी, चाइल्ड की स्पीड, एक बार तो 9 + 4 दिखाई देगी जब लड़का और बेल्ट एक ही डायरेक्शन में भाग रहे, और एक बार चाइल्ड की स्पीड जब लड़का उधर भागेगा, लड़का 9 की स्पीड से उधर भागेगा, बेल्ट उसे 4 की स्पीड से यहां खिसका देगी, लड़का उधर भाग रहा है, बेल्ट यहां खिसका रही है, तो स्पीड 9 - 4 हो जाएगी। लेकिन ये ग्राउंड पे खड़े आदमी को जो दिखेगा ये वो है, मम्मी पापा जो है उनके हिसाब से तो ये 9 के बीच का 50 मीटर का गैप 9 की स्पीड से ही पूरा कर रहा है, तो वो कह रहे हैं समय कितना लगेगा लड़के को, तो चाहे मम्मी से पापा पे जाए या पापा से मम्मी पे जाए, ग्राउंड पे खड़े हुए को क्या दिख रहा है उसे मतलब नहीं, डिस्टेंस तो 50 मीटर यानी 0.05 किलोमीटर ही तय कर रहा है, और चाहे उधर दौड़ रहा है बेल्ट के ऊपर, चाहे इधर दौड़ रहा है, स्पीड तो 9 किलोमीटर पर आवर ही ले रखी है, असली स्पीड तो 9 किलोमीटर पर आवर ही है। तो उधर जाने में या इधर जाने में टाइम यही रहेगा। बेटा बाहर खड़े आदमी को क्या दिखाई देता है उससे मतलब नहीं। आप मान लो एक चलती बस के अंदर खड़े हो, चलती बस के अंदर बाहर खड़े आदमी को, आप खड़े हो, बाहर खड़े आदमी को आप यहां से यहां, यहां से यहां आप चलते दिख रहे हो, भले ही बाहर खड़े आदमी को आप चलते दिख रहे हो, लेकिन बस के अंदर आपकी सीट बदल नहीं सकती। बाहर खड़े आदमी को क्या दिख रहा है उससे क्या मतलब, असलियत में बस के अंदर आप चलोगे तभी एक सीट से दूसरी सीट पर पहुंच पाओगे।
बस के अंदर एक सीट से दूसरी सीट जाने में कितना टाइम लगेगा वो आपकी रियल बस के अंदर की स्पीड डिसाइड करेगी, या बाहर से दिखने वाली स्पीड? बाहर से दिखने से क्या फर्क पड़ रहा है? तो यही बात है, ये बाहर बेड से बाहर खड़े आदमी को चाहे इसकी स्पीड 13 दिखे, चाहे 4 दिखे या 5 दिखे, उससे कोई मतलब नहीं। बेल्ट के ऊपर कितना समय लगेगा ये डिपेंड करेगा कि बेल्ट के ऊपर उसकी रियल स्पीड क्या है। बेल्ट के ऊपर की रियल स्पीड 9 है और 50 मीटर दूर जाना है, तो 50 मीटर दूर जाना है, 9 की स्पीड से जाना है, तो टाइम ऐसे निकलेगा। लाइट भी गई, तो भाई पहले एक बार देख लूं कोई और डाउट रह गया है। पापा मम्मी भी हो गए, बस वाला हो गया, 18 मिनट, काइनेमेटिक्स शीट 2। तो मेरे हिसाब से जो आपने डाउट्स पूछे थे वो हो गए, लेकिन परेशान नहीं होना। हर चैप्टर के बाद एक डाउट का दिन मैं जरूर रखा करूंगा, जिसमें पुराने चैप्टर के भी डाउट पूछ सकते हो, लेकिन लिमिटेड और स्टैंडर्ड की। समझ गए मेरी बात? अब मैं जरा माइक बंद कर रहा हूँ, गौर से वो रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।